गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हमने जीएसटी जो का टॉपिक स्टार्ट किया था इनडायरेक्ट टैक्स में 50 मार्क्स का, जो आपके आईसीएआई का मॉड्यूल है, हम उससे रीड कर रहे हैं। अब हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया था जीएसटी का, कि जीएसटी का थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दिया था। उसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करते हैं और रीडिंग स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल से। ओवरव्यू ऑफ टैक्सेशन सिस्टम इन इंडिया, ये जनरल दिया हुआ है। इन एनी वेलफेयर स्टेट इट इज़ द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू फुलफिल द इंक्रीजिंग डेवलपमेंट नीड ऑफ द कंट्री, की कंट्री को जो भी नीड है, जो अगर डेवलप्ड हो रही है कंट्री, डेवलपिंग कंट्री है, या डे टू डे बेसिस पे नीड है, वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी को पूरी करे। डेवलपमेंट नीड्स ऑफ द कंट्री एंड इट्स पीपल बाय वे ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, और गवर्नमेंट को फिर पब्लिक एक्सपेंडिचर करना होता है। मतलब पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब रोड्स बनानी गवर्नमेंट को, तो वो पब्लिक एक्सपेंडिचर का पार्ट है। कोई ब्रिज बनाना है, कोई तालाब बनाना है, कोई डैम बनाना है, ये, और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, कोई इलेक्ट्रिसिटी पोल लगाने, बिजली पहुंचानी, ये सब पब्लिक एक्सपेंडिचर का पार्ट है। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर होता कैसे है? कॉमन सेंस की बात है कि गवर्नमेंट को टैक्स के तौर पे जो कलेक्शन होता है, जो गवर्नमेंट टैक्स से कलेक्ट करके जो पैसा लाती है, उसी को पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक वेलफेयर के लिए स्पेंड करती है, जिसे हम फिस्कल पॉलिसी का पार्ट बोलते हैं। अब यह पढ़ेंगे भी फिस्कल पॉलिसी क्या होती है। थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज जो इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ी थी वो यहाँ पे भी अपन ले लेंगे। इंडिया बीइंग अ डेवलपिंग इकोनॉमी, इंडिया भारत जो है एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, कंट्री है, हैज़ बीन स्ट्राइविंग, वो लगातार हार्डवर्क कर रहा है टू फुलफिल द ऑब्लिगेशन ऑफ अ वेलफेयर स्टेट, ताकि वो कल्याणकारी राज्य सरकार की भूमिका निभा सके। भारत सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि वो एक कल्याणकारी स्टेट के तौर पे काम कर सके विद इट लिमिटेड रिसोर्सेज लिमिटेड है इंडिया के पास में। किसी भी कंट्री के पास रिसोर्सेज लिमिटेड ही होते हैं, पर स्पेशली अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ ह्यूज पॉपुलेशन है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। तो हमें जो रिसोर्सेज हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं, किसी भी तरह के रिसोर्सेज, खाने पीने की चीज़ें, कोई भी यूटिलिटी की चीज़ें, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एक्सेट्रा, तो उन्हें हमें सोच समझ के खर्च करना पड़ता है गवर्नमेंट को, ताकि एक वर्ग को ना बेनिफिट हो जाए और एक वर्ग को नुकसान ना हो जाए। सबको इक्वल लेके गवर्नमेंट को चलना होता है। द प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू बीइंग द लेवी ऑफ टैक्स, लेवी द चार्ज। अगर गवर्नमेंट को रेवेन्यू की अगर आप बात कर रहे हैं, प्राइमरी रेवेन्यू गवर्नमेंट की जो इनकम है वो टैक्स से ही होती है। दो द कलेक्शन ऑफ टैक्स इज टू ऑगमेंट मतलब इंक्रीज एज मच रेवेन्यू एज पॉसिबल टू द गवर्नमेंट। टैक्स का कलेक्शन करना जरूरी है ताकि गवर्नमेंट की रेवेन्यू इंक्रीज हो सके, ऑगमेंट हो सके। ओवर और टू द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड पब्लिक सर्विस, जिस पैसे को गवर्नमेंट पब्लिक सर्विस के लिए यूज कर सके। ओवर द ईयर्स इट हैज़ बीन यूज्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिजिकल पॉलिसी, एक तरह से फिजिकल पॉलिसी का पार्ट है। मौद्रिक नीति हिंदी में बोल सकते हैं फिजिकल पॉलिसी। टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टिमुलेट करना है, बढ़ाना है अगर आपको, तो आपको टैक्स चार्ज करना पड़ेगा पब्लिक से। अगर टैक्स से जो पैसा आएगा वो पब्लिक वेलफेयर के लिए आप खर्च करेंगे। 10 टैक्स आर कलेक्टेड टू फुलफिल द सोशो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट, जो सामाजिक आर्थिक है और विचार है गवर्नमेंट का कि हमें सामाजिक कल्याण भी करना है, इकोनॉमी का भी डेवलपमेंट करना है। तो इसको करने के लिए गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा, तभी वो पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटी को रन कर पाएगी। फिजिकल पॉलिसी वैसे इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है, पर हम एक फटाफट रीड कर लेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। देखिए, फिजिकल पॉलिसी हिंदी में बोलते हैं मौद्रिक नीति। इट डील्स विद द टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट कितना टैक्स कलेक्ट करेगी, उसे किस तरह एक्सपेंड करेगी, खर्चा करेगी, एक्सपेंडिचर करेगी, ये फिजिकल पॉलिसी का पार्ट है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मॉनिटरी पॉलिसी, इसे मौद्रिक नीति भी कहा जाता है। विच डील विद द सप्लाई ऑफ मनी, कि पैसा कहाँ से अरेंज होगा इन द इकोनॉमी में, कैसे अरेंज करेंगे। एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट रेट क्या होगी, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको पता ही आरबीआई डिसाइड करता है, CRR SRR, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करना फिजिकल पॉलिसी का ही पार्ट है। इन इंडिया द फाइनेंस मिनिस्ट्री इज इन द इंचार्ज ऑफ ड्राफ्टिंग एंड डेवलपिंग द फिजिकल पॉलिसी, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वित्त मंत्रालय है, वो फिजिकल पॉलिसी डिसाइड करेगी कि ड्राफ्ट बनाएगी, कैसे किस तरीके से गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करेगी और कितना कितना वो पब्लिक वेलफेयर के लिए खर्च करेगी। जब बजट आता है तो बताया जाता है कि 5,000 करोड़ हमने इरिगेशन सिंचाई के लिए खर्च करेंगे, हम 10,000 करोड़ एजुकेशन पे खर्च करेंगे, हम 50,000 करोड़ अपना मेडिकल सिस्टम पे खर्च करेंगे। तो ये सब फाइनेंस मिनिस्टर डिसाइड करेगा फिजिकल पॉलिसी के अकॉर्डिंग।
सो शॉर्ट में हम क्या बोल सकते हैं, सो वी कैन से दैट फिजिकल पॉलिसी जो मौद्रिक नीति होती है हैज़ टू इंस्ट्रूमेंट, इसमें दो ही चीज़ें इंक्लूड होती हैं। एक तो टैक्सेशन का मैटर होता है कि किस तरह से टैक्स कलेक्ट किया जाएगा, और गवर्नमेंट स्पेंड कैसे करेगी, जो टैक्स से रेवेन्यू गवर्नमेंट को कलेक्ट हुआ, जो पैसा गवर्नमेंट के पास आया वो किस तरह से किन किन एक्टिविटीज़ पे खर्च किया जाएगा। तो ये फिजिकल पॉलिसी का पार्ट था। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइज, अब ये क्वेश्चन उठता है व्हाट इज टैक्स। मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ बेसिक इंट्रोडक्शन के चैप्टर में, जब आपने डायरेक्ट टैक्स पढ़ा था तो भी पढ़ा था, और जीएसटी में पढ़ा था। टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है, मेरे अकॉर्डिंग एक कंपलसरी का मोरल ड्यूटी है जो गवर्नमेंट आपसे चार्ज करती है पब्लिक वेलफेयर के लिए। अ टैक्स इज डिफाइंड एज अ पेक्यूनरी बर्डन, पेक्यूनरी मतलब मॉनिटरी बर्डन है, बर्डन तो है ही, पैसा देना है गवर्नमेंट को कंपलसरी, लेड अपॉन इंडिविजुअल मतलब नेचुरल पर्सन, इंडिविजुअल का मीनिंग होता है नेचुरल पर्सन, मैं और आप, जिन्हें नेचर ने बनाया है, और प्रॉपर्टी ऑनर्स पे लगता है टू सपोर्ट द गवर्नमेंट को सपोर्ट मिलता है टैक्स से। अ पेमेंट एग्जेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, लेजिस्लेटिव मतलब कोई विधान होता है, कोई लॉ अथॉरिटी होती है जो आपसे कलेक्ट करती है। अ टैक्स इज नॉट अ वॉलंटरी पेमेंट और डोनेशन, ये कोई वॉलंटरी नहीं है। कोई अगर गवर्नमेंट आज ये बोले कि अपनी इच्छा से टैक्स दीजिए तो शायद बहुत कम लोग ऐसा करेंगे। तो टैक्स कोई वॉलंटरी पेमेंट नहीं है, ये कंपलसरी पेमेंट है। बट एन इनफोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन होता है आपसे जबरदस्ती लिया जाता है। एग्जेक्टेड मतलब कलेक्ट किया जाता है। परसुएंट मीन्स अकॉर्डिंग टू लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, किसी लॉ के द्वारा, बिना कानून बनाए कोई भी गवर्नमेंट आपसे टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकती है। या पहले बेसिक चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इन सिंपल वर्ड, साधारण शब्दों में हम क्या बोल सकते हैं, टैक्स इज नथिंग बट मनी दैट पीपल पे टू द गवर्नमेंट। ये टैक्स कोई नई चीज़ नहीं है, केवल वो पैसा है जो आप गवर्नमेंट को पे करते हैं, विच इज़ यूज टू प्रोवाइड पब्लिक सर्विस, और गवर्नमेंट उस पैसे को पब्लिक सर्विसेज में यूज़ करती है। अब डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस दे रखा है, वैसे आप पढ़ चुके हैं बेसिक चैप्टर जब आपको पढ़ाया था डायरेक्ट टैक्स में, आप उसमें वीडियो में जाके देख सकते हैं मेरे पुराने वीडियोस में। फिर भी यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है तो आप इसे समझ लें ताकि आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। वैसे आप पढ़ चुके हैं डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जिसमें पेयर और बियरर सेम पर्सन होता है, यानी जो इनकम अर्न कर रहा है वही उस पर टैक्स देगा, वो अपना बर्डन किसी और पे शिफ्ट नहीं कर सकता। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, पे कोई और करता है, बियर कोई और करता है। जैसे जी पे कौन करता है, बिजनेसमैन, और अपना बर्डन किस पे डाल देता है, कस्टमर पे, कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करके वो गवर्नमेंट को जमा कराता है। और जो डायरेक्ट टैक्स है वो इनकम पे लगता है और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो आपके गुड्स और सर्विसेज पे लगते हैं। डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। प्रोग्रेसिव मतलब जैसे जैसे आप इनकम कमाते जाएंगे आपके टैक्स का दायरा बढ़ता जाएगा। टैक्स की रेट अलग अलग होती है, जैसे किसी की इनकम 5 लाख है तो कम होगा टैक्स, 5 to 10 के बीच में तो अलग रेट है, 10 से ऊपर रेट इनकम है तो अलग रेट है। तो टैक्स प्रोग्रेसिव नेचर का होता है डायरेक्ट टैक्स, मतलब जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी टैक्स की परसेंट भी बढ़ती जाएगी। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव नेचर का होता है। रिग्रेसिव मतलब आपकी सेल से कोई मतलब नहीं है, फिक्स है रेट, चाहे कोई गरीब आदमी सामान खरीदे चाहे अमीर आदमी सामान खरीदे वही रेट से इनडायरेक्ट टैक्स देगा। जैसे सपोज आप पार्ले जी बिस्किट खरीदते हैं तो चाहे रतन टाटा परचेज करने जाएँ, चाहे मैं परचेज करने जाऊँ या कोई लेबर परचेज करने जाए, चाहे गरीब खरीदे चाहे अमीर खरीदे, वो 10 रुपीज़ का है तो 10 रुपीज़ का ही मिलेगा। ये थोड़ी कि रतन टाटा खरीदे तो वो 15 का हो जाएगा। जबकि डायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं होता, अगर अमीर आदमी है तो ज़्यादा टैक्स देना होगा। तो डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव नेचर का होता है, प्रोग्रेसिव मतलब बढ़ते हुए क्रम में होता है। इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव नेचर का होता है, इनएक्टिव होता है, साइलेंट होता है, मतलब उसमें इनकम से सेल से कोई मतलब नहीं है, आपकी रेट फिक्स होती है, वहाँ टैक्स की रेट फिक्स है। पढ़ते हैं अब इसे डिफरेंसेस को। फर्स्ट, अ डायरेक्ट टैक्स इज अ काइंड ऑफ चार्ज, इस तरह का चार्ज है विच इज इम्पोज, जो कि लगाया जाता है डायरेक्टली ऑन द टैक्स पेयर एंड पेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट बाय द पर्सन, उसी व्यक्ति द्वारा गवर्नमेंट को दिया जाता है। जुरिस्टिक और नेचुरल भी हो सकता है। जुरिस्टिक मतलब एक आर्टिफिशियल पर्सन, आप समझते हैं आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है, कोई आपसे इंटरव्यू पूछ रहे हैं बाई चांस कभी भी पूछ रहे तो अब ये थोड़ी बोलेंगे आर्टिफिशियल पर्सन एक कंपनी होता है, नहीं। आर्टिफिशियल पर्सन मीन्स अ पर्सन who treated as a person in the eye of law, जैसे कानून एक व्यक्ति की तरह ट्रीट करता है, जैसे कानून एक व्यक्ति का दर्जा देता है, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। जैसे कंपनी, कोई यूनिवर्सिटी, बैंक जो लिमिटेड लगा रहे हैं, प्राइवेट लिमिटेड लगा रहे हैं सब, तो ये सोसाइटी
तो ये सब क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है। तो जुरिस्टिक पर्सन भी हो सकता है, जुडिशियल पर्सन भी हो सकता है। नेचुरल पर्सन को इंडिविजुअल बोलते हैं, टैक्सेशन में इंडिविजुअल मैं और आप। नेचुरल पर्सन वेदर मेल फीमेल और थर्ड जेंडर, ये सब नेचुरल पर्सन की कैटेगरी में आएंगे। तो ये लोग देते हैं टैक्स। ऑन हुम इट इज़ इम्पोज, जिस पे लगाया जाता है वही टैक्स पे करता है, वो अपना बर्डन किसी पे शिफ्ट नहीं कर सकता। ये डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है। अ डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड बाय द टैक्स पेयर टू समवन एल्स, किसी और पे नहीं डाला जा सकता है। सिग्निफिकेंट डायरेक्ट टैक्स इम्पोज इन इंडिया इज इनकम टैक्स, मेनली भारत में इनकम टैक्स ही डायरेक्ट टैक्स का पार्ट है। इफ द टैक्स पेयर इज जस्ट अ कॉन्ड्यूट मतलब मीडियम है, वो माध्यम है। एंड एट एवरी स्टेज द टैक्स इंसिडेंस यानी बर्डन इज पास्ड ऑन टिल इट फाइनल रीच द कस्टमर। आप टैक्स का बर्डन दूसरे पे शिफ्ट करते जाते हैं जब तक कि वो कंज्यूमर के हाथ पे नहीं पहुंच जाता सामान। हु रियली बियर द ब्रंट ऑफ इट, मतलब मेन जो टैक्स का बर्डन है उसी को बियर करना पड़ता है कस्टमर को। सच टैक्स इज इनडायरेक्ट टैक्स। आप पढ़ चुके हैं इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन शिफ्ट होता है, यानी पे कौन करता है, बिजनेसमैन एक कॉन्ड्यूट हो गया, माध्यम हो गया गवर्नमेंट, और पब्लिक कस्टमर के बीच में वो कस्टमर से कलेक्ट करता है और गवर्नमेंट को पे करता है। सॉरी, इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी शिफ्टेड बाय द टैक्स पेयर टू समवन एल्स। जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसका बर्डन आप किसी कस्टमर पे शिफ्ट कर सकते हैं। टैक्स पेयर को अपनी जेब से नहीं देना होता है, यानी बिजनेसमैन को, वो कस्टमर से कलेक्ट करता है और गवर्नमेंट को पे करता है। तो ये जो 2 पॉइंट थे, ये फर्स्ट एक डिफरेंस बना रहे हैं, यानी फर्स्ट पॉइंट हो गया डिफरेंस का। अगर डिफरेंस आता है तो आप ये मेंशन कर सकते हैं फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस में, डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्स के डिफरेंस में, कि इसमें डायरेक्ट टैक्स में पेयर बियरर सेम पर्सन होता है, और जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में पेयर बियरर डिफरेंट पर्सन होता है, क्योंकि इसमें बर्डन शिफ्ट होता है। अब नेक्स्ट, इट्स इंसिडेंट इज बॉर्न बाय द कंज्यूमर हु अल्टीमेटली कंज्यूम द प्रोडक्ट और सर्विस। इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन कस्टमर पे पड़ता है, while द इमीडिएट लायबिलिटी टू पे द टैक्स में फॉल अपॉन अनदर पर्सन। पर लायबिलिटी जो पे करने की है वो किसी और पे पड़ती है, जैसे मैन्युफैक्चरर और प्रोवाइडर ऑफ सर्विस और सेलर ऑफ गुड्स। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, बिजनेसमैन है, मैन्युफैक्चर ये भी बिजनेसमैन होता है, मैन्युफैक्चर यानी बना के आप बेच रहे हैं, प्रोवाइडर ऑफ सर्विस आपको सर्विस दे रहे हैं, जैसे सीए देते हैं, डॉक्टर्स देते हैं अपनी क्लिनिक खोल के, और सेलर ऑफ गुड्स, ये आप बना बनाए गुड्स खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो ये बिजनेस मैन है। तो बिजनेसमैन को टैक्स पे करना होता है, पर वो अपना बर्डन किस पे डाल देते हैं, कस्टमर पे डाल देते हैं। ऑल्सो कॉल्ड कंजम्पशन टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स को आप कंजम्पशन टैक्सेस भी बोल सकते हैं, क्योंकि गुड्स और सर्विसेज पे ही लगता है। दे आर रिग्रेसिव इन नेचर, बताया था रिग्रेसिव का मतलब रेट अलग अलग नहीं होती है, चाहे अमीर आदमी खरीदे चाहे गरीब आदमी खरीदे, टैक्स की रेट सेम होती है सबके लिए, बिकॉज दे आर नॉट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एबिलिटी टू पे। यहाँ पे एबिलिटी टू पे नहीं देखी जाती कि अमीर है तो इससे ज़्यादा ले लो, गरीब है तो कम ले लो। तो जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो रिग्रेसिव नेचर का होता है, जबकि डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। डायरेक्ट टैक्स में जो अमीर आदमी होगा, जो इनकम ज़्यादा कमाएगा, उसे ज़्यादा टैक्स देना होगा। ऑल द कंज्यूमर इंक्लूडिंग द इकोनॉमिकली चैलेंज बियर द ब्रंट ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स इक्वली। ब्रंट मतलब जो मेन पार्ट होता है टैक्स का, चाहे आप इकोनॉमिकली चैलेंज हो, मतलब गरीब आदमी हो, तब भी आपको टैक्स इक्वली देना होगा। आप ये नहीं कह सकते कि मैं गरीब हूं तो मुझसे इनडायरेक्ट टैक्स कम लिया जाए। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट टैक्स आर लेविड। लेविड मतलब चार्ज होता है, लगाया जाता है। और कंजम्पशन करते हैं हम गुड्स और सर्विसेज का, एक्सपेंडिचर पर, प्रिविलेज और राइट, बट नॉट ऑन इनकम और प्रॉपर्टी। इनकम और प्रॉपर्टी पर इनकम टैक्स लगता है, बाकी पर इनडायरेक्ट टैक्स लगता है। अर्लियर नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस वर लेविड इन इंडिया। भारत में बहुत सारे टैक्सेस लगते थे, पर जीएसटी आने के बाद ये सारे टैक्सेस जीएसटी में मर्ज हो गए हैं, सब्ज्यूम्ड हो गए हैं, जो आप पढ़ेंगे आगे। एक्साइज ड्यूटी जो मैन्युफैक्चर पे लगती थी, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ती थी मैन्युफैक्चर को, यानी अगर आप बना रहे हैं और बेच रहे हैं तो पहले आपको एक्साइज ड्यूटी देनी होती थी। कस्टम ड्यूटी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगती है, ये तो अभी भी लगती है कस्टम ड्यूटी, ये बंद नहीं हुई है जीएसटी के आने से। एक्साइज ड्यूटी हट चुकी है, अभी जीएसटी में मर्ज हो गई है। हाँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो गुड्स अभी भी जीएसटी के दायरे में नहीं आए हैं, कुछ गुड्स हैं, कुछ सर्विसेज हैं जो एक्सेप्शन है, अभी आप पढ़ेंगे, जिन्हें गुड्स के दायरे में नहीं लाया गया है कुछ गुड्स को, तो उन पे अभी ये पुराने टैक्स ही लगते हैं, उन पे जीएसटी नहीं लगाया जाता है। जैसे शराब, अब क्यों ऐसा किया गया, लॉजिक आगे पढ़ेंगे। शराब पर नहीं लगता है किसी भी तरह का जीएसटी, क्योंकि वो स्टेट का टॉपिक है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं चाहती थी वो गुड्स जीएसटी के दायरे में आए, तो अभी शराब पे तो कभी नहीं लगता है जीएसटी। तो जब नहीं लगता जीएसटी तो जो पुराने टैक्स है वही लगते हैं।
तो एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चर करने पे लगती थी, कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगती है। अगर आयात निर्यात करते हैं, भारत से बाहर से कुछ सामान मंगाते हैं, भारत से बाहर कुछ सामान भेजते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे कस्टम ड्यूटी लगती है, तो अभी भी लगती है। सर्विस टैक्स ये हट चुका है, जीएसटी में मर्ज हो गया। सेंट्रल सेल्स टैक्स सीएसटी भी जीएसटी में मर्ज हो गया। वैल्यू एडेड टैक्स वैट जिसे आप सेल्स टैक्स बोलते थे, ये भी जीएसटी में मर्ज हो गया। एंट्री टैक्स, कोई एंट्री करने पे टैक्स लगता था, परचेज टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, टैक्स ऑन लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग, लग्जरी टैक्स जो लग्जरी गुड्स पे लगता था, टैक्स ऑन एडवर्टीजमेंट एटसेट्रा, ये सारे टैक्सेस मर्ज हो गए हैं किसमें, जीएसटी में। केवल कस्टम ड्यूटी मर्ज नहीं हुई है, कस्टम ड्यूटी अभी भी लगती है, बाकी सारे टैक्सेस जीएसटी में मर्ज हो चुके हैं। However, indirect taxation in India witnessed a paradigm shift on July 1st, 2017. Paradigm मतलब एक पैटर्न बनाया, 1 जुलाई से पैटर्न बना जीएसटी का लगाने का, with usherance into a unified indirect tax regime. आपने एक रास्ता दिखाया, usherance मतलब किसी को वे दिखाना, किसी को रास्ता दिखाया कि indirect tax इंडिया में कैसे लगेगा, tax regime मतलब दायरा, wherein a large number of central and state indirect taxes were अमलगमेटेड इनटू अ सिंगल टैक्स। एक जहाँ बहुत सारे जो इंडायरेक्ट टैक्स है जो अभी नाम आपने ऊपर पढ़े, ये एक ही सिस्टम में मर्ज हो गए, यानी जिससे एक ही टैक्स में मर्ज हो गए, जैसे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आपने बोला जीएसटी। द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी हैज़ बीन अ वेरी सिग्निफिकेंट स्टेप, ये बहुत महत्वपूर्ण कदम था इन फील्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म। रिफॉर्म मतलब सुधार किया गया, क्योंकि आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था कि जीएसटी से पहले बहुत सारे टैक्सेस लगते थे, अलग अलग नाम से बहुत सारे टैक्सेस लगते थे जो डबल टैक्सेशन को जनरेट करते थे। डबल टैक्सेशन की वजह से आपकी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी, तो उसको सुधारा गया, रिफॉर्म किया गया इनडायरेक्ट टैक्स में, अप्रत्यक्ष कर में। कस्टम ड्यूटी कंटिन्यू पोस्ट जीएसटी रिजिम, पर जीएसटी लगने के बाद अभी भी कस्टम ड्यूटी तो चार्ज की जाती है, जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगती है। आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिस्ट जो अर्थशास्त्री होते हैं वर्ल्ड ओवर एग्री दैट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस आर कॉम्प्लीमेंट्री, कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स जो होते हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, जो एक दूसरे को सहायता देते हैं, और दोनों से गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलती है जो कंट्री की प्रोग्रेस के लिए ज़रूरी होती है। एंड देयरफॉर अ रैशनल यानी लॉजिकल रैशनल टैक्स स्ट्रक्चर शुड इनकॉर्पोरेट इटसेल्फ बोथ टाइप ऑफ टैक्सेस। एक लॉजिकल टैक्स स्ट्रक्चर होना चाहिए, ये नहीं कि हमने डायरेक्ट टैक्स ज़्यादा लगा दिया बहुत ज़्यादा और इनडायरेक्ट टैक्स बहुत कम लगा रहे हैं, तो फिर दिक्कत क्रिएट होगी। और अगर हमने इनडायरेक्ट टैक्स बहुत ज़्यादा लगा दिया बिना लॉजिक के और डायरेक्ट टैक्स कम लगाए तो भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो हमें एक रैशनल स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, एक लॉजिकल स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है टैक्स का, ताकि हम बैलेंस बना के चल सकें कि हमें कितना इनडायरेक्ट टैक्स से लेना है गवर्नमेंट को पैसा वेलफेयर एक्टिविटीज़ के लिए और कितना डायरेक्ट टैक्स से लेना है। फॉर योर नॉलेज, मोर देन 60% जो इनकम होती है इंडियन गवर्नमेंट को वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से ही होती है। अकॉर्डिंग टू द रिनाउंड फिजिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग उन्होंने एक डेफिनेशन दी थी, द हार्डेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड इज टू अंडरस्टैंड इनकम टैक्स, कि जब सबसे जो कठिन काम है दुनिया में वो इनकम टैक्स को समझना होता है। पर ऐसा नहीं है, देखिए वो साइंटिस्ट हैं, ठीक है, पर हम साइंटिस्ट नहीं, हम कॉमर्स के हैं, तो हमारे लिए टैक्स ईजी हो सकती है। अब किसी डॉक्टर को आप टैक्स पढ़ने के लिए कहेंगे तो हो सकता है वो उसके ओपिनियन है कि उसे टैक्स बहुत टफ लग रही है। किसी को आप सीए करने के लिए कहेंगे तो कहेगा नहीं सीए बहुत टफ है, नहीं सीएस कर लो। सीएस बोलेंगे नहीं सीएस भी बहुत टफ है तो कुछ और कोर्स कर लो। ऐसा नहीं होता है, टफ की डेफिनेशन हर किसी पर्सन के लिए अलग अलग हो सकती है। तो ये आप ये नहीं बोल सकते अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोल दिया तो टैक्स टफ हो गई तो टफ हो गई, नहीं, उनके लिए साइंस ईजी है तो साइंस कॉमर्स के बच्चे के लिए उतनी ही टफ है, तो उनके अकॉर्डिंग ये टैक्स को समझना मुश्किल था, पर हमारे अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है और ना होना चाहिए। Nevertheless, we are committed to ensure that your journey to India storing indirect tax system effortless। पर हम आपको टैक्स वाले जो इनकम टैक्स बनाए हैं जिसकी इंस्टीट्यूट ने वो आपको बता रहे हैं अपनी बुक में कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इंडायरेक्ट टैक्स की जर्नी एफर्टलेस होनी चाहिए, एंगेज एंड इंजॉयबल होनी चाहिए आपके लिए। उसकी कोशिश हम भी कर रहे हैं और आप भी करिए टैक्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। आप उसे बार बार रिवाइज करिए और कोई टॉपिक अगर आपकी तरफ से है तो कॉमेंट सेक्शन में लिख के आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं 1.4 यानी 4th पेज पे। इसमें बताया गया कि आपके सिलेबस में उन्होंने क्या क्या कॉन्सेप्ट, अभी आपने पढ़ा कि जीएसटी आने से सारे टैक्सेस जीएसटी में मर्ज हो गए जो पहले चलते थे। मेजर टैक्सेस ज़्यादातर इनडायरेक्ट टैक्सेस जीएसटी में मर्ज हो चुके हैं, पर एक कस्टम लॉ है जो कस्टम लॉ फाइनल में पढ़ेंगे। तो बस इसमें बस इतना ध्यान पढ़ना है कि फाइनल में आएगी कस्टम ड्यूटी आपके इंटरमीडिएट लेवल पे, इंटर लेवल पे आपकी कस्टम नहीं है। जेनेसिस ऑफ जीएसटी इंडिया, जेनेसिस मतलब उत्पत्ति, भारत में जीएसटी की उत्पत्ति कैसे हुई, कौन कौन किस तरह के स्टेप्स इसमें उठाए गए, वो आपको इस पूरे इसमें पढ़ना है। तो इसके लिए फटाफट हम एक रफली रिवाइज कर लेते हैं और बाद में हम रीड कर लेंगे। देखिए
2000 ईयर की बात करते हैं। एट द ईयर इन द ईयर 2000 जो वाजपेयी गवर्नमेंट की सरकार थी, जिसे आप एनडीए या बीजेपी की गवर्नमेंट बोल सकते हैं, सबसे पहले वाजपेयी सरकार ने ही इंडिया में कोशिश की थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कोशिश की थी कि इंडिया में जीएसटी को लाया जाए। इसके लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई थी। आप पढ़ते ही जब किसी एक्ट को बनाना होता है तो उस एक्ट को एक टॉपिक चूज करना होता है। टॉपिक तो आपने चूज कर ही लिया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब इसके टॉपिक को जानने वालों की कमेटी बनानी होती है जो ड्राफ्ट या बिल तैयार करती है। तो एक केलकर टास्क फोर्स कमेटी बनाई गई। ये केलकर टास्क फोर्स कमेटी 2004 में अपनी रिपोर्ट देती है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि इंडिया में जीएसटी लगना चाहिए। कोशिश कब से स्टार्ट हुई? वाजपेयी गवर्नमेंट से स्टार्ट हुई। वाजपेयी गवर्नमेंट चाहती थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो सरकार थी वो चाहती थी कि इंडिया में जीएसटी आना चाहिए। इसके लिए केलकर टास्क फोर्स कमेटी को ये जिम्मेदारी दी गई। केलकर टास्क फोर्स कमेटी गठित की गई। उसने 2-4 साल अपने एनालिसिस का टाइम लिया, क्योंकि इतनी बड़ी कंट्री है, किस तरह से लगाएंगे जीएसटी, कैसे क्या होगा, क्या प्रोविज़न होंगे, क्या रेट्स होंगी, तो टाइम तो लगता ही है। तो फिर केलकर टास्क फोर्स कमेटी ने 2004 में अपनी रिपोर्ट दी सरकार को कि इंडिया में जीएसटी लगना चाहिए और ये नेशनल बेसिस पे लगना चाहिए। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगना तो चाहिए, पर नेशनल बेसिस पे लगना चाहिए। अब सर ये नेशनल बेसिस का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? देखिए, कोई भी सरकार जो है वर्ल्ड की, कोई भी सरकार 3 तरीके से जीएसटी लगा सकती है अपनी कंट्री में। एक तो नेशनल बेसिस पे लगा सकती है, एक होता है स्टेट बेसिस पे लगाना, और एक होता है डुअल बेसिस पे लगाना। ये चॉइस है गवर्नमेंट की जिस देश में वो चल रहा है। नेशनल बेसिस का मतलब है केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही पावर होगी जीएसटी लगाने की, स्टेट को कोई राइट नहीं दिया जाएगा। यानी जो भी टैक्स लगाएगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी नेशनल बेसिस पे, स्टेट को कोई राइट नहीं होगा किसी भी तरह का जीएसटी कलेक्ट करने का। स्टेट बेसिस, अब आपको नाम से समझ में आ गया होगा, स्टेट बेसिस में केवल स्टेट गवर्नमेंट को राइट होगा जीएसटी लगाने का, सेंट्रल गवर्नमेंट को, यानी स्टेट जो नेशनल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसे कोई टैक्स लगाने का राइट नहीं होगा। डुअल बेसिस में दोनों सरकारों को राइट दिया जाएगा, यानी नेशनल बेसिस पे मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी लेगी जीएसटी और स्टेट गवर्नमेंट भी लेगी जीएसटी। और अब तो आपको क्लियर हो ही गया होगा, मार्केट में आप शॉपिंग करते ही हैं, बिल में सीजीएसटी एसजीएसटी लगा होता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट भी ले रही है इंडिया में जीएसटी आधा, और उतना ही पार्ट स्टेट गवर्नमेंट भी आपसे कलेक्ट कर रही है। क्योंकि हमारे देश में 2 सरकारें चलती हैं पैरेलल लेवल पे, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट रन करती है और स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट रन करती है। भले ही केलकर टास्क फोर्स कमेटी ने नेशनल बेसिस पे कहा था जीएसटी लगाने को, कि सरकार को नेशनल बेसिस पे ही जीएसटी लगाना चाहिए भारत में, यानी केंद्र सरकार ही कलेक्ट करेगी जीएसटी, स्टेट गवर्नमेंट को कोई राइट नहीं होगा। पर अगर गवर्नमेंट ऐसा करना चाह रही थी तो होता क्या, आपने पढ़ा था बिल बनने का, ड्राफ्ट बिल जो बना जीएसटी लाने के लिए, वो राज्यसभा और लोकसभा में पास होता। तो लोकसभा में तो चलो पास हो जाएगा, वहाँ तो बीजेपी की गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, पर राज्यसभा में बिल अटक जाता जीएसटी का, क्योंकि राज्यसभा में तो बहुत से स्टेट हैं जहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं है और इन स्टेट्स के नॉमिनी यहाँ पे बैठते हैं। राज्यसभा में तो मेजोरिटी चाहिए ना बिल को पास कराने के लिए, 50% से ज़्यादा लोग हाँ करेंगे तभी वो बिल पास होगा। तो लोकसभा में तो चलो आप पास करा लोगे, क्योंकि लोकसभा में तो बीजेपी के पास बहुमत है, पर राज्यसभा में अटक जाएगा बिल। तो राज्य तो नहीं, क्योंकि अगर नेशनल बेसिस पे जीएसटी लगेगा तो सारी रेवेन्यू कौन कलेक्ट करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो स्टेट को तो कुछ मिलेगा ही नहीं, रेवेन्यू तो चाहिए ना स्टेट को भी रन करने के लिए, या जो मिलेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी इच्छा से देगी, किसी स्टेट को कम देगी, किसी स्टेट को ज़्यादा देगी। तो इसलिए स्टेट जो थे वो अड़ गए थे, नहीं जीएसटी हम नेशनल बेसिस पे तो नहीं लगने देंगे, क्योंकि फिर हमारी रेवेन्यू का क्या होगा। और जब स्टेट नहीं चाहेंगे तो फिर राज्यसभा में तो बिल अटक जाएगा, और जब बिल अटक जाएगा तो फिर एक्ट कैसे बनेगा, क्योंकि बोथ हाउसेज में पास होने के बाद ही वो राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति उसे एक्ट का दर्जा देगा साइन करने के बाद। इसलिए डुअल बेसिस पे इंडिया में जीएसटी अपनाना पड़ा, ताकि दोनों गवर्नमेंट को पावर दी गई कि आप भी लेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स देगी और स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स देगी। और ब्राज़ील कनाडा के बाद इंडिया 3rd कंट्री था जिसने डुअल बेसिस पे जीएसटी को अडॉप्ट किया। ब्राज़ील कनाडा के बाद इंडिया 3rd कंट्री बना। बाकी कंट्रीज़ में या तो नेशनल बेसिस पे लगता है वर्ल्ड में, या स्टेट बेसिस पे लगता है, पर इंडिया 3rd कंट्री था ब्राज़ील कनाडा के बाद जिसने डुअल बेसिस पे जीएसटी को अडॉप्ट किया।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जीएसटी 2000 में कोशिश की गई वाजपेयी सरकार की तरफ से कि जीएसटी इंडिया में आना चाहिए। इसके लिए केलकर टास्क फोर्स कमेटी उन्होंने बनाई। इस कमेटी ने 2004 में अपनी रिकमेंडेशन दी कि जीएसटी इंडिया में नेशनल बेसिस पे आना चाहिए, पर नेशनल बेसिस पे इसलिए नहीं आ सकता था इंडिया में क्योंकि स्टेट नहीं चाहते थे, क्योंकि उनकी रेवेन्यू छिन जाएगी। उन्हें डर था कि फिर हमारे पास पैसा कम हो जाएगा अपने स्टेट का डेवलपमेंट करने के लिए, तो फिर बिल राज्यसभा में अटक सकता था। इसलिए मजबूरी में सेंट्रल गवर्नमेंट को डुअल बेसिस पे ही इंडिया में जीएसटी लगाना पड़ा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। 2004 में ही केलकर टास्क फोर्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी थी कि जीएसटी इंडिया में नेशनल बेसिस पे लगना चाहिए। 2004 के बाद भारत में कांग्रेस की सरकार थी, उसको मौके मिले कांग्रेस को काफ़ी, पर वो स्किप करती गई। 2006-07 में जो वित्त मंत्री थे, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम कांग्रेस के, उन्होंने अनाउंस किया कि जीएसटी लगेगा इंडिया में 2010 से, यानी 1 अप्रैल 2010 से इंडिया में जीएसटी को अप्लाई किया जाएगा। उन्होंने हिंट दिया, अनाउंस किया 2006-07 में। देखिए 5 साल बाद वो बता रहे हैं कि लगभग 5 साल बाद आप पर जीएसटी वो यहाँ से चार्ज करेंगे, इंडिया में 1 अप्रैल 2010 से जीएसटी लगेगा। पर बाद में भी उन्होंने इस डेडलाइन को मिस कर दिया, कांग्रेस ने यहाँ पे भी मिस किया। बाद में आपको पता ही है मोदी सरकार आती है 2014 में। 2014 में आते ही मोदी सरकार एक्टिव होती है, वो तेजी से जीएसटी पे काम करती है और फिर 3 साल के अंदर ही वो इस पर जीएसटी एक्ट इंडिया में बना देती है। यानी कोशिश वाजपेयी सरकार ने स्टार्ट की बीजेपी ने, और लगाया भी बीजेपी सरकार ने भारत में जीएसटी। कांग्रेस के जो वित्त मंत्री थे अनाउंस तो किया, पर उन्होंने डेडलाइन को मिस कर दिया, उन्होंने नहीं एप्लीकेबल किया जीएसटी भारत में। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें रीड कर लेते हैं। इन द ईयर 2000 then prime minister मतलब अटल बिहारी वाजपेयी जी mooted the concept of GST। उन्होंने कोशिश की जीएसटी का कॉन्सेप्ट लाने की एंड सेटअप अ कमिटी। उन्होंने कमिटी गठित की, क्योंकि आपने पढ़ लिया है, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा दिया है कि एक्ट बनने का प्रोसेस क्या है। इंडिया में एक टॉपिक होना चाहिए, तो टॉपिक तो चूज कर लिया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स भारत में आना चाहिए, क्योंकि फ्रांस में तो 1954 में ही आ चुका था। तो हमें टॉपिक से तो हम अवेयर थे, तो हमने टॉपिक तो चूज कर लिया कि इस टॉपिक पे हमें इंडिया में टैक्स लेना है, गुड्स एक्ट बनाना है। अब उस एक्ट को जानने के लिए हमें बिल बनाना पड़ेगा, ड्राफ्ट लेटर, उसके लिए कमेटी बनानी पड़ती है। सेटअप अ कमेटी, आपने कमेटी अपॉइंट की जिसमें एक्सपर्ट लोग होते हैं जो सब्जेक्ट को जानने वाले होते हैं। टू डिजाइन अ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स मॉडल फॉर द कंट्री में आना चाहिए। हर कमेटी का एक अध्यक्ष होता है। इसमें असीम दास गुप्ता थे, नॉलेज के लिए बता रहे हैं, असीम दास गुप्ता जो उस टाइम वेस्ट बंगाल के फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्हें इस कमेटी का हेड बनाया गया था कि, और उसमें अलग अलग स्टेट के और एक्सपर्ट लोग थे जो उस कमेटी को हेड कर रहे थे। उनका जिम्मेदारी थी कि जीएसटी इंडिया में कैसे आए वो आपको बताना है। In 2003, the central government formed a task force on fiscal responsibility and budget management, which in 2004 strongly recommended fully integrated GST on national basis. इस कमेटी ने जो केलकर टास्क फोर्स कमेटी थी, पूरा नाम नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर, उस कमेटी का नाम था केलकर टास्क फोर्स कमेटी। उस कमेटी ने ये कहा था कि इंडिया में जीएसटी नेशनल बेसिस पे लगना चाहिए, यानी स्टेट को कोई राइट नहीं होना चाहिए। सब्सिक्वेंटली द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर श्री पी चिदम्बरम, जो कांग्रेस की सरकार थी 6-7 में, वाइल प्रेजेंटिंग द यूनियन बजट 6-7 में जो बजट पेश कर रहे थे, अनाउंस, उन्होंने घोषणा की दैट जीएसटी वुड बी होगा, शायद होगा, इंट्रोड्यूस फ्रॉम अप्रैल 1, 2010। 2010 से वो भारत में अप्लाई किया जाएगा जीएसटी, पर आप जानते हैं वो नहीं कर पाए। सिंस देन जीएसटी मिस सेवरल डेडलाइन, काफ़ी अनाउंसमेंट के बाद भी वो नहीं हो पाया, डेडलाइन मिस हो गई। एंड कंटिन्यू टू बी श्राउडेड बाय द क्लाउड ऑफ अनसर्टेनिटी। श्राउडेड मतलब वो किसी चीज़ को छुपाना, हाइड कर देना, घने बादलों से छुप गया, अनिश्चितता में चला गया जीएसटी। भाई आप अनाउंस कर रहे हो 2010 में आएगा, पर वो 10 में भी कांग्रेस की सरकार थी, तब भी वो इंडिया में नहीं आया। तो इट मीन्स अनसर्टेनिटी रही जीएसटी को इंडिया में लाने के लिए। फिर उसके बाद जब नरेंद्र मोदी की सरकार आती है, बीजेपी गवर्नमेंट आती है, फिर तो आपको पता ही है, फिर वापस से इस पर वर्कआउट होता है और जीएसटी लाने की कोशिश की जाती है। तो आज हम इतना ही करेंगे क्योंकि लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इससे आगे हम वापस नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। अगर आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन है, कोई कॉमेंट है, तो प्लीज़ आप मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।